आप देखिए गुड मॉर्निंग नेशन। आइए अब खबरों पे बढ़ते हैं आगे और आज की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई पर बैन का फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया है। 5 साल का बैन पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बिल्कुल। और ज्योति, ये न्यूज नेशन की मुहिम थी जो रंग लेकर आई है, अभियान ये रंग लेकर आया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय का ये बड़ा फैसला सामने आया है। जी हाँ, पीएफआई से जुड़े संगठनों पर भी पाबंदी लगाई गई है। ये अब साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है। बकायदा एक राजपत्र जारी किया गया है जिसके अंदर लिखा है पीएफआई पर बैन को लेकर के सारी बातें कि आखिर क्यों पीएफआई पर बैन लगाया गया। और देखिए, पीएफआई से जुड़े संगठनों पर भी पाबंदी लगा दी गई है क्योंकि टेरर लिंक के सबूत मिले और अपने आप को इतना ज्यादा एनआईए की तरफ से देखिए तमाम सबूत इकट्ठा किए गए, लगातार छापेमारी की गई, कई राज्यों में लगातार तपिश दी गई, गिरफ्तारियों का दौर चला और उसके बाद आप देखिए 1550 से ज्यादा कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए, कई बड़े नाम भी शामिल है। ऐसे में अब देश भर में ये बैन, इससे पहले सिर्फ झारखंड में ये बैन था आपको पता हो, लेकिन अब ये पूरे देश में बैन कर दिया गया। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। जी, सबसे बड़ी खबर। और पिछले कई अरसे से एनआईए की नजर थी पीएफआई की गतिविधियों पर और जो फुलवारी शरीफ, पटना के फुलवारी शरीफ से जो खुलासा हुआ और जहां पर और वहां पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहां पर एनआईए की तरफ से जो छापेमारी की गई थी, जो टेरर फंडिंग के सबूत मिले और जो देश में गतिविधियां हिंसा फैलाने के लिए जो बाकायदा लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, उसके बाद एक सिलसिला खुशबू शुरू हो गया था देश के अलग अलग हिस्सों पर छापेमारी का और वहीं से ही आप कह सकते हैं कि एक जमीन तैयार हुई। हालांकि कई सारे राज्यों की तरफ से ये सिफारिश की जा रही थी केंद्र सरकार को कि पीएफआई इस तरह की गतिविधियों में शामिल है, उस पर बैन लगाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो बाकायदा खत भी लिखा इसको लेकर। जी बिल्कुल। और देखिए यही अब ये बड़ा एक्शन हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं कोशिश तो लगातार काफी दिनों से की जा रही थी, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं पीएफआई का पक्ष मजबूत ना हो आने वाले समय में, इसलिए तमाम सबूत इकट्ठा किए गए और देखा गया कि कहां से किस तरह से टेरर फंडिंग होती है, किस तरह की घटनाओं में लिप्त रहे हैं, किस तरह से सरकार को कमजोर करने की कोशिश रही थी और इसीलिए अब ये बड़ा बैन। और बीजेपी महासचिव अरुण कुमार सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया है, साथ ही बीजेपी नेता और विधायक रामकदन ने भी स्वागत किया है। सुनिए क्या कुछ कहना है। देखिए, देश भर में जो दंगे हो रहे हैं और समाज को बांटने का काम हो रहा है, अलगाववादी ताकतें के रूप में काम करना, यहाँ तक कि कुछ आतंकवादी घटनाओं में भी शामिल होने का प्रमाण पीएफआई के माध्यम से जो घटनाएं हो रही है वो इन्वॉल्व रही है। इसलिए यह संस्था जो है जिसमें विदेशों से पैसा आता है और समाज को, देश को अस्थिर करने का काम करती है, इस पे बैन तो होना ही चाहिए। बहुत अच्छा निर्णय है। यदि कोई संगठन हमारे मां भारती के मुल्क में रहकर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, दुश्मन मुल्क के कहने पर हमारे देश के नौजवानों को गुमराह करके उनको आतंकवाद में झोंके, खुलेआम भारत की भूमि पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दे, तो ऐसे संगठन पर जरूर प्रतिबंध लगेगा। अब यह बदला हुआ नया भारत है, यह कांग्रेस दल के कार्यकाल का पुराना भारत नहीं है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदला हुआ नया भारत है। इस नए भारत के मुल्क में किसी भी देशद्रोही गतिविधियों को बढ़ावा कतई नहीं मिल सकता। और अब सीधे रुक करते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल डबास, गृह मंत्रालय के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, जुड़ गए हैं। राहुल, सीधे आते हुए और वो राजपत्र भी हम दिखा रहे हैं जिसमें बैन की बात गृह मंत्रालय की तरफ से लिखी गई है। मैं चाहती हूँ शुरुआत इसी राजपत्र की से हो कि क्या क्या मुख्य बिंदु इस राजपत्र में अंकित हैं जो गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुआ है। देखिए ज्योति, 6 बिंदु हैं जो अंकित किए गए हैं, जिसमें बताया गया कि सोसाइटी एक्ट जिसके तहत पीएफआई को रजिस्टर किया गया था, अब उसे कैंसिल किया जाता है। पीएफआई से जुड़ी हुई तमाम संगठनों के ऊपर भी 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है। लोगों का जिक्र किया है, बाकायदा नाम बताए गए हैं कि ये वो नाम है जो पहले एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन यानी सिमी से जुड़े हुए नाम हैं और इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ में ये भी बताया गया है कि जो ईडी की जाँच है उसमें सीरिया, ISIS और इसके अलावा अलकायदा से सीधे संपर्क बताया
बताए गए, खासतौर पर जो आतंकवादियों को भारत से बाहर भेजा जाता है, आईएसआईएस के लिए लड़ने के लिए भेजा जाता है, उनकी रिक्रूटमेंट कैसे की जाए, उसमें भी पीएफआई का रोल रहा था। तो 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट में यह भी बताया गया कि देश में जो धार्मिक सद्भावना है उससे बिगाड़ने की कोशिश पीएफआई ने की। पीएफआई के ऊपर कई तरह के इल्जाम लगे हैं, चाहे वो दिल्ली दंगों को लेकर हो, चाहे कर्नाटक के हिजाब मामले को लेकर हो, बिहार में जो जनसभा होने वाली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उसको लेकर भी हो कि कैसे उसमें व्यवधान पैदा किया जाएगा। इसके अलावा उनका जो पूरा फंडिंग पैटर्न है किस तरीके से किया जाएगा, जो उनका टारगेट है 2027 किस तरह से इंडिया को इस्लामिक देश के ऊपर कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको लेकर जो प्रचार किया जा रहा है वो तमाम लिंक हो। और ये वो लिंक है जिसका खुलासा लगातार न्यूज नेशन ने किया था और बाकायदा पूरे भारत के दर्शकों को बताया था कि पीएफआई किस तरीके से पहले केरल, उसके बाद कर्नाटक, फिर पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद अमित शाह को, गृह मंत्री को पत्र लिखा था और बताया था कि जिन 40 जिलों में रेड की गई है उनसे सामने आया है कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उनके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस बात को कांग्रेस शासित राज्य भी जानते हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो वहां से भी कई बार इस तरीके की चीजें सामने आई है। यही वजह है कि अगर मुख्य राजनीतिक दलों की बात करें, अभी तक कोई विरोध का स्वर सामने नहीं आया है। हालांकि केरल सरकार की तरफ से, क्योंकि उनका पॉलिटिकल वोट बैंक भी एक तरीके से, और वहां पे कई तरीके से पीएफआई के समर्थन में बयान भी नजर आए। और जब पीएफआई पर 22 तारीख को 15 राज्यों में एक साथ छापेमारी की गई थी, जिसमें 106 जो एक तरीके से आतंकी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि अब ये बैन ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है, उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था, ओवरहेड वर्कर को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, बंद बुलाया गया था। तो निश्चित तौर से ऐसी कई गतिविधियां हुई जिस गतिविधि का वर्णन इन 6 पॉइंट्स के जरिए भारत के राजपत्र में दिया गया। और ये 6 पॉइंट 2 एंगल से है। पहला ये कि अगर लीगल रेमेडी का इस्तेमाल किया जाएगा, कोर्ट में जाया जाएगा, तो सरकार के पास ये पुख्ता सबूत है, चाहे एनआईए के थ्रू हो या ईडी के थ्रू, जिससे वो प्रूफ कर सकते हैं इन 6 के 6 पॉइंट्स को। और दूसरा, एक पॉलिटिकल मैसेज देने की भी जरूरत है तमाम राजनीतिक दलों को कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जब राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हो तो उसमें एक रूपता होनी चाहिए, उसमें राजनीति की, वोट बैंक पॉलिटिक्स की कोई जगह नहीं होती। और यही वजह है कि अभी तक पीएफआई के पक्ष में किसी बड़े राष्ट्रीय राजनीति के नेता का कोई बयान नहीं आया है। बिल्कुल। अच्छा राहुल, देखिए एक सवाल यह भी बनता है कि जिस तरीके से सिमी के बैन होने के बाद पीएफआई आ गया, ऐसे में अब यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर पीएफआई पर बैन किया गया तो उसके पैरेलली कोई एक संस्था और ना खड़ी हो जाए, ताकि जो काम है वो रोटेट होकर वहीं पहुंच जाए। जो इतने दिनों से केरल से लेकर आसाम से लेकर और कई राज्यों में देश के देखा गया पीएफआई के संगठन जिस तरीके से काम कर रहे थे, वो ना हो देश के अलग अलग हिस्सों में। देखिए, काउंटर और रिकाउंटर एक्शन और रिएक्शन की एक थ्योरी रही है और उसी के तहत काम किया जाता है। क्योंकि जब सिमी पे बैन किया गया था उसके तकरीबन 7 से 8 सालों तक कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सामने नहीं आया। 2013 वो पहला साल था जब पहली बार एफआईआर दर्ज होती है केरल के अंदर, जिसमें पीएफआई का जिक्र किया जाता है। उसको लेकर अब 11 साल बढ़ चुके हैं और 11 साल में पीएफआई ने, चाहे वो दिल्ली दंगे हो, चाहे एंटी एनआरसी और सीए के प्रोटेस्ट हो, उस पर काम किया, जिसके बाद अब इसे बैन कर दिया गया है। सबसे पहले तो जो इफेक्ट होगा वो ये होगा कि जो इनके ओवरहेड वर्कर हैं वो पूरी तरह से अंडरग्राउंड चले जाएंगे। लिहाजा जो पब्लिक में जाकर के प्रोटेस्ट किया जाता था, चाहे वो सीए के विरोध में हो, चाहे हिजाब के पक्ष में हो, वो नहीं हो पाएगा। दूसरा, जो इनकी फंडिंग है, फंडिंग पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी, चाहे वो भारत के अंदर जो संगठन इन्हें सपोर्ट करते हैं उनकी फंडिंग की बात हो, या फिर भारत के बाहर जिसमें खासतौर पर खाड़ी देशों का जिक्र होता है, वहां से जो फंडिंग होती है उस पर बैन लग जाएगा। जब ओवरहेड वर्कर और फंडिंग के पैटर्न को कट ऑफ कर दिया जाएगा, कैची चला दी जाएगी, तो कई सालों तक, ये यकीन मान के चलिए, कई सालों तक कोई बड़ा संगठन सामने नहीं आ सकता। उसके बाद दोबारा एक्शन किया जाएगा। और ऐसा सिर्फ सिमी और पीएफआई में नहीं हुआ है, बल्कि जो आतंकी संगठन जुड़े हुए हैं, चाहे पंजाब में आतंकवाद हो, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद हो, पूर्वोत्तर में जो एक्टिविस्ट आए हैं उनको लेकर बात हो, उसमें लगातार ये सामने आता है कि 5 से 7 साल तक का एक गैप आ जाता है और उसी गैप को बनाने की कोशिश फिलहाल भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने की है। ठीक है राहुल, जरा ये भी बताया कि अभी आपसे कुछ देर बाद गृह मंत्रालय में भी एक बैठक होने वाली है। अमित शाह का जो एक तय कार्यक्रम था उसको कहा जा रहा था कि जो आपने पहले जब बातचीत हो रही थी तो आपने बताया था कि वो शायद वो रद्द कर रहे हैं और गृह मंत्रालय वो पहुंच रहे हैं एक बड़ी बैठक के लिए। ये बैठक कितनी देर में होगी?
देखिए फिलहाल खुफिया सूत्रों से, खुफिया एजेंसियों से ये पता करने की कोशिश है कि इसका रिएक्शन क्या होगा। रिएक्शन दो तरीके से होगा। पहला रिएक्शन की बात करें, अगर पॉलिटिकल माइलेज मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय राजनीति में कुछ ऐसे लोग हैं जो वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत पीएफआई के पीछे खड़े हुए नजर आएंगे, तो कैसे जवाब दिया जाना है। दूसरा ये, जो पीएफआई के सिंपैथाइजर हैं, इसमें खासतौर पर बात आती है दिल्ली में जो शाहीन बाग के आसपास का इलाका है, जो केरल में जिस तरह से हमने पहले प्रोटेस्ट देखे थे, कर्नाटक में हिजाब को लेकर के 2-3 जिलों में अच्छा खासा प्रदर्शन हुआ था। ऐसे में उन जिलों के ऊपर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो तमाम एजेंसी है, चाहे राज्य पुलिस हो या एलआईयू हो, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट हो, उनकी निगाह है कि कहीं कोई प्रोटेस्ट बड़ा देखने को आता है या नहीं आता है। सबसे पहले इस चीज को मॉनिटर किया जा रहा है और जैसे ही कुछ इनपुट आएंगे उसके बाद गृह मंत्रालय में बैठक हो सकती है। हाँ, ये बात और है कि जहां मैं मौजूद हूं, ये भी एमओएस होम का घर है, अजय मिश्रा का घर है। अजय मिश्रा को कि जो हमें सूचना मिली है कि वो थोड़ी देर में किसी बैठक के लिए निकलेंगे, संभवतः हो सकता है उस बैठक की अध्यक्षता अमित शाह यानी देश के गृह मंत्री करे, तो बैठकों का दौर जरूर चलेगा। लेकिन एक कड़ा फैसला ले लिया गया है, जिसे आयरन हैंड कहते हैं, आयरन हैंड से फैसला ले लिया गया है और इसके बाद रिएक्शंस देखना होगा और रिएक्शंस के ऊपर कैसे लगाम लगानी है ये मौजूदा सरकार जानती है। क्योंकि जब 35A को, धारा 370 को खत्म किया गया था, उसके बाद बड़े रिएक्शन की उम्मीद थी, ना सिर्फ भारत के अंदर से बल्कि भारत के बाहर से भी। लेकिन उस पर कैसे लगाम लगाएगी, वैसे ही उम्मीद की जा रही है। पीएफआई तो भारत के अंदर का संगठन है, छोटा संगठन है और उसके ऊपर अब कार्रवाई कर दी गई है। ऐसे में उम्मीद कम है कि ओवरग्राउंड वर्कर कोई बड़े प्रोटेस्ट की शक्ल में सामने आएंगे। जी बिल्कुल। और राहुल देखिए, जो आज बात बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये बदला हुआ भारत है। निश्चित तौर पर अब जिस तरीके से पीएफआई के खिलाफ सबूत मिले, ये सबसे सही उपाय था कि पीएफआई को बैन कर दिया जाए। इससे जवाब हर तरीके से मिलेगा। पीएफआई जैसे संगठन को, जो देश में जिस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं उनको, साथ ही जो विपक्षी दल लगातार ये कह रहे थे कि अगर इस तरह के सबूत सामने आ रहे तो आप पीएफआई को बैन कर दीजिए। मतलब जवाब सबको मिला है इस बड़ी कार्रवाई से। निश्चित तौर से, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में कहा था कि अगर आपके पास सबूत है तो आप बैन क्यों नहीं करते, और बैन करके दिखा दिया है, सबूतों के साथ बैन करके दिखाया। क्योंकि जो 6 पॉइंट बनाए गए हैं, इनके लिए डॉसियर तैयार किया गया है, इनके लिए पूरी की पूरी फाइलें, पूरा होमवर्क तैयार है गृह मंत्रालय में कि अगर लीगल रेमेडी का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी कोर्ट के अंदर तो हमारे पास ये सबूत होने चाहिए। क्योंकि याद कीजिए 2013 और 2022 यानी लगभग 11 साल हो गए और 11 साल में तमाम सबूतों को खंगाला गया है। क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं है कि जब पीएफआई के तार किसी दंगों में जुड़े हुए नजर आए, क्योंकि जब दिल्ली में दंगे हुए थे, जब शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन सामने आया था, तब भी पीएफआई का लिंक खंगाला गया था, बताया गया था। हिजाब का मामला, कर्नाटक की बात करें, केरल में जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें भी पीएफआई का नाम सामने आया था। और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पूरे जो पुख्ता सबूत है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिए थे। खुद मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर बयान दिया था। योगी आदित्यनाथ की बात करें तो सबूत पहले थे, उन्हें कंपाइल करके जब ये फुल प्रूफ हो गया, क्योंकि किसी तरह की कोई कोताही, कोई भी एक लूप होल नहीं होनी चाहिए, जब ये फुल प्रूफ बन गया उसके बाद एक बड़ा फैसला ले लिया गया। और जब 22 तारीख को 15 राज्यों के अंदर 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, तब ये बताया जा रहा था कि एक बड़ा फैसला एक हफ्ते के अंदर ले लिया जाएगा। उसके बाद राज्य सरकारों ने भी कार्रवाई की और उन राज्य सरकारों ने की जहां कांग्रेस शासित है। क्योंकि जब राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात आती है, जब राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता और अखंडता की बात आती है तो पार्टी लाइन से ऊपर हो जाता है। तो वो अगर ऐसी स्थिति रहती है तो ये सिर्फ मैसेज पीएफआई के लिए नहीं होगा, ये भारत के उन तमाम दुश्मनों के लिए भी होगा जो पीएफआई को एक कठपुतली की तरह अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं ताकि भारत की व्यवस्था खराब हो सके, भारत में शांति व्यवस्था को खत्म किया जा सके। और वही स्थिति ना हो अगर पॉलिटिकल विल नजर आती है तो ये मैसेज ना सिर्फ जो भारत के अंदर है उनके लिए होगा, बल्कि पीएफआई के जो हैंडलर है, चाहे वो आईएसआईएस के हों, चाहे आईएसआई अगर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की बात करें, जो फंडिंग पैटर्न है उनके लिए भी एक बड़ा मैसेज होगा। ठीक है राहुल, मैं चाहती हूँ कि वो दर्शक जिन्होंने अभी अभी टेलीविजन खोला है उनके लिए फटाफट से आप बता दीजिए, पीएफआई पर 5 साल का बैन, किन किन गतिविधियों में अब तक पीएफआई का नाम आया? देखिए, पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। पीएफआई और उनसे जुड़े हुए तमाम जो संगठन हैं, जिसमें कैंपस फ्रंट की सबसे ज़्यादा जिक्र किया जाता है, क्योंकि कैंपस फ्रंट ही वो एक फैक्टर था जिसकी वजह से हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन कर्नाटक के अंदर देखने को मिले थे। यानी संगठन, उससे जुड़े हुए तमाम संगठन, उससे जुड़े हुए नाम जो संगठन के हैंडलर बताए जा रहे हैं, और वो संस्थापक सदस्य हैं जो इससे पहले सिमी के एक्टिव मेंबर रह चुके थे, इनके ऊपर बैन किया गया है। उसके अलावा जितने भी
अकाउंट से वो तत्काल प्रभाव से फ्रीज कर दिए गए इन संगठनों से जुड़े हुए। ये संगठन भारत के अंदर या भारत के बाहर से कोई भी फंडिंग नहीं ले सकते। अगर कार्रवाई के पैटर्न की बात करें तो आज सुबह जब ये नोटिफिकेशन आया, जब ये गजट आया, राजपत्र आया, तो उसमें 6 पॉइंट्स का जिक्र किया गया, जिसमें बताया गया कि पीएफआई जिस तरीके से भारत में सद्भावना खराब करने की कोशिश कर रहा है, एनआरसी, सीए प्रोटेस्ट की बात हो, हिजाब के पक्ष के प्रोटेस्ट की बात हो, दिल्ली में दंगे हो उसकी बात हो, बिहार में प्रधानमंत्री की सभा को कैसे डिस्टर्ब किया जाए वो बात हो, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जिक्र किया गया। दूसरा, जो आतंकी संगठन भारत से बाहर काम करते हैं, चाहे वो आईएसआईएस हो, चाहे सीरिया हो, वो कैसे अपनी रिक्रूटमेंट के लिए, आतंकियों की भर्ती के लिए पीएसएफ के ओवरहेड वर्कर का इस्तेमाल करते हैं।